हेलो दोस्तों। आज हम डीसी जनरेटर पे बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस डीसी मशीन सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो मान के चलिए कि डीसी मशीन्स तो आपकी परफेक्ट हो जाएगी और आप कोई भी जेई लेवल के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बियरिंग्स यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट्स आर जनरली। ऑप्शंस देखिए। बॉल बियरिंग्स, बुश बियरिंग्स, मैग्नेटिक बियरिंग्स, नीडल बियरिंग्स। आप इस इमेज को देख के ही समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉल बियरिंग्स। तो हम जो रोटर शाफ्ट होती है उसको सपोर्ट करने के लिए बॉल बियरिंग्स का यूज लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेमिनेशंस ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ। ऑप्शंस हैं कास्ट आयरन, कार्बन, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिलिकॉन स्टील। कोर को लैमिनेट करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं और लैमिनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि लैमिनेशन हम क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं और लैमिनेशन किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला तो आपने बचपन से पढ़ा है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जो रेजिस्टेंस है लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ में एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड होता है हमारा, उस पर भी रेजिस्टेंस होता है, वो डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सब पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फील्ड कोइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। ऑप्शंस हैं मीका, कॉपर, कास्ट आयरन, कार्बन। हमसे पूछा फील्ड कोइल होती है जो डीसी जनरेटर की, वो किसकी बनी हुई होती है। तो हम फील्ड कोइल बनाने के लिए कॉपर का यूज लेते हैं। कॉपर का हम यूज इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉपर में रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है और इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग में हम कॉपर का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर्स बाय मीन्स ऑफ। ऑप्शंस देखिए। कॉपर लग्स, रेजिस्टेंस वायर्स, इंसुलेशन पैड्स, ब्रेजिंग। हमसे पूछा है कम्यूटेटर सेगमेंट को आर्मेचर कंडक्टर से कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कॉपर लग्स। और जो कॉपर लग्स होते हैं कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो आप इस इमेज को देख के याद कर सकते हैं कि कॉपर लग्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ कम्यूटेटर कॉपर इज हार्डर देन मीका। मीका एंड कॉपर आर इक्वली हार्ड। मीका इज हार्डर देन कॉपर, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, मीका इज हार्डर देन कॉपर। जो मीका मटेरियल होता है वो बहुत हार्डर होता है कॉपर से, तो ध्यान रखिएगा मीका मटेरियल इज हार्डर देन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी जनरेटर्स द पोल शूज आर फास्टन टू द पोल कोर बाय। पोल शू पोल कोर से किस तरीके से कनेक्टेड होता है, इसके बारे में हमसे पूछा। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रिवेट्स, काउंटर संक स्क्रूज, ब्रेजिंग, वेल्डिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंटर संक स्क्रूज। जो काउंटर संक स्क्रूज है, ये इमेज देख के आप समझ सकते हो इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हेन मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ। ऑप्शंस दिए हुए हैं। मोशन ऑफ कंडक्टर, लाइन्स ऑफ फोर्स, आइदर ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें हमसे पूछा है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, तो फोर फिंगर जो हमारी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो राइट हैंड रूल के लिए आप इस इमेज में देखिए, जो हमारा थंब होता है वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है कंडक्टर के वो, और जो हमारी फोर फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी मिडिल फिंगर करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करती है। हमसे यहाँ पे पूछा था फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लाइन्स ऑफ फोर्स। ये हमें तीनों जो हैं हमारी, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर
और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ऐसे ही लेफ्ट हैंड रूल जो होता है हमारा, वो मोटर के केस में हम यूज लेते हैं, और जो जनरेटर के केस में लेते हैं हम राइट हैंड रूल। आप इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए जनरेटर में जी आता है और राइट में भी जी आता है, तो आप याद कर सकते हैं जनरेटर के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज लेते हैं और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड का रूल का यूज लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि जनरेटर में हम कौन सा फ्लेमिंग का रूल यूज में लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा राइट हैंड रूल को हम जनरेटर के लिए यूज में लेंगे, लेफ्ट हैंड रूल को मोटर के लिए यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कोरिलेट्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो आपसे पूछा है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो तीनों फिंगर्स हैं हमारे किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये अभी हमने देखा था कि जो फिंगर है हमारी, फोर फिंगर तो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स को, और हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को, और हमारी मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आपको बतानी थी, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, ये मोटर के लिए होता है, ये जनरेटर के लिए होता है। अब आपसे पूछ लेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज होता है लेकिन किस लिए यूज में लेते हैं। तो देखिए मोटर में हम क्या इनपुट में सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो जो तीन क्वांटिटी है, एक मोशन, एक करंट और एक फील्ड। तो जब मोटर की बात कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं यानी कि करंट हमको पता है, करंट की डायरेक्शन हमको पता है, फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोशन। तो ध्यान रखिएगा मोटर में हम मोशन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज में लेते हैं। मोटर के केस में मोशन को फाइंड करने के लिए कि मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, एम फॉर मोटर, एम फॉर मोशन, ऐसे याद भी रख सकते हैं आप। और जो राइट हैंड रूल होता है ये जनरेटर में यूज में लेते हैं। अब आप जनरेटर को देखिए, जनरेटर में हम इनपुट में क्या देते हैं, प्राइम मूवर से मैकेनिकल इनपुट देते हैं हम यहाँ पे। तो यानी कि हमको यहाँ पे प्राइम मूवर से हम रोटेशन की डायरेक्शन पता है, हमको मोशन पता है इसमें हमको। दूसरा फील्ड की डायरेक्शन भी पता है हमको। अब इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, करंट की डायरेक्शन या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम जनरेटर में यूज लेते हैं, क्या फाइंड करने के लिए यूज में लेते हैं, करंट की डायरेक्शन या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है हमारा, उसकी डायरेक्शन, इनको कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डीसी जनरेटर्स द कोज ऑफ रैपिड ब्रूस वियर मे बी। ऑप्शंस हैं, सीवर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, एनी ऑफ द अबव। अब इसमें हमसे पूछा है ब्रूस के खराब होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो स्पार्किंग ये भी करेक्ट है, रफ कम्यूटेटर सरफेस होगा तो भी खराब हो जाएगी, इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट ये भी करेक्ट है। तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनी ऑफ दी अबव, कोई भी इनमें से सही, कोई भी इनमें से भी हमारा कारण हो सकता है ब्रूस के खराब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रूसेस इज ऑलवेज। ऑप्शंस देखिए, डबल द नंबर ऑफ पोल्स, सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स, हाफ द नंबर ऑफ पोल्स, टू। देखिए हमसे ब्रूस के बारे में पूछा इसमें, तो जो ब्रूस होती है हमेशा पैरेलल पाथ जो होते हैं हमारा उसके इक्वल होती है। अब हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है लैप वाइंडिंग के लिए, लैप वाइंडिंग के लिए जो हमारे पैरेलल पाथ होते हैं पोल्स के इक्वल होते हैं। ये आप याद भी रख सकते हैं कैसे, देखिए लैप में ए और पी साथ में आ रहा है, ए मीन्स पैरेलल पाथ, पी यानी पोल्स। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं हमारे पोल्स के इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसको देखते हुए, और जो ब्रूस होती है हमारी हमेशा पैरेलल पाथ के इक्वल होगी। तो इस रिलेशन को देखते हुए आप बता सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेम एट द नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए डीसी जनरेटर when the number of poles and the number of armature conductors is fixed, then which winding will give the higher EMF। अब देखिए ऑप्शंस दिए हैं हमको, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, आइदर ऑफ ए एंड बी, डिपेंड्स ऑन द अदर फीचर्स ऑफ डिजाइन। अब इसमें देखिए
ईएमएफ का जो हमारा फॉर्मूला होता है N/P/Z डिवाइडेड बाय 60A। अब यहाँ पे हमको बोला है कि बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया है। अब इसको हम मान लेते हैं, पूरी की पूरी क्वांटिटी को के मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट के। अब हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू के बाय ए। यहाँ पे हमारा पैरेलल पाथ है। अब आप देखिए लैप वाइंडिंग जब यूज करते हैं हम, लैप वाइंडिंग में ए और पी हमारा इक्वल होता है। और अगर वेव वाइंडिंग हम यूज करें तो वेव वाइंडिंग में हमारा पैरेलल पाथ 2 हो जाएगा। अब देखिए ईएमएफ हमको हायर चाहिए, ईएमएफ हायर करने के लिए पैरेलल पाथ कम होना जरूरी है। अब हम लैप वाइंडिंग यूज करें या वेव वाइंडिंग यूज करें, अब जिसमें पैरेलल पाथ कम होगा उसी को हम यूज करेंगे तो हमारा हायर ईएमएफ मिलेगा। अब देखिए वेव वाइंडिंग में तो फिक्स्ड है वैल्यू, ए की वैल्यू 2 होगी, लेकिन लैप वाइंडिंग में वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर 2 पोल्स हैं तो 2 हो जाएगी, 4 पोल्स है तो 4 हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे हायर ईएमएफ के लिए। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा, सॉरी वेव वाइंडिंग को यूज करेंगे हम हायर ईएमएफ के लिए, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ 4 पोल डीसी मशीन all the poles all the 4 poles are north poles, alternate poles are north and south, all the 4 poles are south poles, 2 north poles follow 2 south poles। देखिए हमसे पूछा 4 पोल डीसी मशीन में पोल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो देखिए 2 पोल्स डीसी मशीन होती तो नॉर्थ और साउथ सीधा ऐसे हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हमको 4 पोल दिया हुआ है तो 4 पोल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा। यानी कि ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं, नॉर्थ देन साउथ देन नॉर्थ देन साउथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर ब्रशेस इन डीसी मशीन आर यूज्ड। ऑप्शंस हैं वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट्स आर इन्वॉल्व्ड, वेयर हाई वोल्टेज एंड स्मॉल करंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इन बोथ ऑफ द अबव केसेस, इन नन ऑफ द अबव केसेस। हमसे पूछा कॉपर ब्रशेस को हम कहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जो कॉपर ब्रूसेस होती हैं इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, मीन्स की करंट रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है करंट की वैल्यू हाई होएगी। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हाई करंट्स जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे इनको यूज मिलेंगे और लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट में यूज मिलेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट्स आर इन्वॉल्व, वहाँ पे हम कॉपर ब्रूसेस को यूज लेते हैं। और ऑप्शन बी हमारा अगर कार्बन ब्रूसेस होता तो उसके लिए ये करेक्ट हो जाता, जहाँ पे हाई वोल्टेज और स्मॉल करंट्स इन्वॉल्व हो। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमसे कॉपर ब्रूसेस के बारे में पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a separately excited generator as compared to a self excited generator, options हैं is amenable to better voltage control, is more stable, has exciting current independent of load current, has all of the above features। देखिए हमसे कंपैरिजन पूछा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का अगर सर्किट फिगर बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी जो कि अलग से एक्साइटेड रहती है, इसका कोई भी हमारा आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कुछ आर्मेचर होगा, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, तो फील्ड यहाँ पे आर्मेचर में आर्मेचर करंट जा रहा होगा, तो फील्ड का आर्मेचर सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बेटर वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ऑल्सो हैज़ एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, यहाँ पे एक्साइटिंग करंट का ही मतलब फील्ड करंट है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, हैज़ ऑल अबव फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डीसी मशीन्स मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज, स्पीड एंड नन। देखिए हमसे मैकेनिकल लॉसेस के बारे में पूछा है कि वो किसका फंक्शन होंगे। तो देखिए जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन लॉसेस, और जो फ्रिक्शन लॉसेस होंगे वो किसके कारण होंगे, रोटेशन के कारण, यानी कि स्पीड। तो ये क्या होंगे, स्पीड के फंक्शन होंगे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, करंट वोल्टेज और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन लॉसेस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा इंडिपेंडेंट, किस पे डिपेंड नहीं करते। ऑप्शंस हैं स्पीड, लोड, वोल्टेज, स्पीड एंड वोल्टेज। तो देखिए जो आयरन लॉसेस होते हैं, इसको मैं पीआई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दो चीज़ों का सम होता है, एडी करंट लॉस प्लस स्ट्रेसिस लॉसेस। अब देखिए जो एडी करंट लॉसेस होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं आपके बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी, टी थिकनेस। ऐसे स्ट्रेसिस लॉस प्रोपोर्शनल होते हैं आपके बी की पावर एक्स इंटू एफ, और यहाँ पे बी होता है आपका वी बाई एफ होता है, वी वोल्टेज है, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए जो लॉसेस हैं आपके आयरन लॉसेस वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहे हैं, स्पीड पे भी डिपेंड कर रहे हैं। स्पीड पे कैसे, स्पीड जो होती है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए स्पीड पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए और सी और डी तीनों पे तो क्या हो रहा है, हमारी डिपेंडेंसी है। तो ऑप्शन बी बचा सिर्फ लोड, जिसमें हमारा क्या होता है, आयरन लॉसेस डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी जनरेटर्स करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। देखिए हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्मेचर सर्किट से एक्सटर्नल सर्किट में करंट किसके द्वारा जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कम्यूटेटर, सॉलिड कनेक्शन, स्लिप रिंग्स एंड नन। तो देखिए जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में हमेशा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। और डीसी जनरेटर में हमको आउटपुट में डीसी मिलेगा। अब एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, मैकेनिकल रेक्टिफायर चाहिए। और जो मैकेनिकल रेक्टिफायर है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है हमारा ये कम्यूटेटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ बी द फ्लक्स डेंसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड वी द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। तो देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू वी दी वेलोसिटी इज टू बी एल वी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रूसेस इज जनरली, ऑप्शंस हैं मीका, कॉपर, कास्ट आयरन, कार्बन। तो देखिए हमसे पूछा जनरली हम किसको यूज करते हैं ब्रूसेस के लिए, तो हम जनरली कार्बन ब्रूसेस को प्रीफर करते हैं। कार्बन ब्रूसेस को क्यों प्रीफर करते हैं, देखिए क्योंकि कार्बन ब्रूसेस की एक तो पहली प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी के कारण हम इसको एक यूज करते हैं। दूसरा इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, कॉपर के कंपेरिजन में हाई रेजिस्टेंस होता है। इसलिए क्या होगा, हमारा जो स्पार्किंग होगी वो रिड्यूस हो जाएगी इसमें, और साथ में इसकी लाइफ जो होती है वो भी लॉन्ग लाइफ होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखना, कार्बन को हम क्यों यूज में लेते हैं, पहला लुब्रिकेंट के कारण, लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी के कारण। दूसरा इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो स्पार्किंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्ग होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कार्बन ब्रूसेस को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली, ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, पेपर, मीका, इंसुलेटिंग वार्निश। देखिए जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में हमको इंसुलेटर के तौर पे जो यूज करना रहता है मटेरियल, वो मटेरियल हम यूज में लेते हैं मीका मटेरियल। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन डीसी जनरेटर्स द ब्रूसेस ऑन कम्यूटेटर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ कंडक्टर्स विच, ऑप्शंस हैं लाई अंडर साउथ पोल, लाई अंडर नॉर्थ पोल, लाई अंडर इंटरपोलर रीजन, आर फारदेस्ट फ्रॉम द पोल्स। हमसे पूछा है जो ब्रूस है वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहती है कम्यूटेटर के, वो कहाँ पे रहती है। तो देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा आर्मेचर है। ये जो हमारी एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं इंटरपोलर एक्सिस, या तो इंटरपोलर एक्सिस कहेंगे या ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे इसको। और ये वाली जो एक्सिस होती है ये फील्ड एक्सिस हो गई हमारी, फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगी, या इसको डायरेक्ट एक्सिस भी कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे लाई अंडर इंटरपोलर रीजन। ब्रूस जो होती है हमारी हमेशा इंटरपोलर रीजन पे लगाते हैं हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी वैल्यू जीरो होती है। देखिए कैसे ही फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, जब कोई भी कंडक्टर
फील्ड की डायरेक्शन पे होगा तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा जो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कंडक्टर यहीं पे होगा तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, कंडक्टर ऐसे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा यानी साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा मैक्सिमम होगा। इसलिए ब्रूसेस में स्पार्किंग ना हो, इसलिए हम ब्रूसेस को हमेशा ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस या एमएनए भी कहते हैं इसको, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, हमेशा एमएनए पे अपन इसको हमेशा प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if bruches of a DC generator are moved in order to bring these bruches in magnetic neutral axis, there will be options है demagnetization only, cross magnetization as well as magnetization, cross magnetization as well as demagnetization, cross magnetization only। देखिए हमसे बोला है अगर डीसी जनरेटर में ब्रूसेस को एमएनए के साथ में मूव कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए नॉर्मल केस में अगर हम देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका आर्मेचर है, ये इंटरपोलर एक्सिस है। तो नॉर्मल केस में आपका एम एन ए और जो जी एन ए है वो कोइंसाइड करते हैं और जो ब्रूस होती है हमेशा एम एन ए पे प्लेस्ड होती है। तो नॉर्मल केस में जो हम ब्रूस का प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पे होगा। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन होगा तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण एम एन ए हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है जनरेटर का, तो जो एम एन ए शिफ्ट होगी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी न्यू एम एन ए होगी, तो न्यू एम एन ए ये हो जाएगी, थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएगी। तो अब ब्रूस जो होगी उसको भी हमको शिफ्ट करना पड़ेगा थीटा एंगल से। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रूस को शिफ्ट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग वगैरह प्रोड्यूस होगी। तो स्पार्किंग प्रोड्यूस ना हो और ब्रूस ख़राब ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रूस को भी शिफ्ट करेंगे थीटा एंगल से ही एम एन ए के साथ साथ में। तो बाद में हम कुछ डायग्राम देखेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, ये न्यू एम एन ए हमारी, तो ब्रूस का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ये न्यू एम एन ए हो गई हमारी, ये थीटा एंगल से शिफ्ट हुई। जब ये थीटा एंगल से शिफ्ट होएगी तो जो हमारे मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन दोनों कंपोनेंट होंगे, जो दोनों होंगे, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी होगा साथ ही साथ डीमैग्नेटाइजेशन भी होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो मेन फील्ड फ्लक्स होगा आपका उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देखिए नॉर्थ यहाँ पे था, साउथ यहाँ पे था, तो नॉर्मली क्या होगा आपका फील्ड फ्लक्स ऐसे जा रहा था, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट के कारण। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है आपका डिस्टोर्शन इन फील्ड फ्लक्स। जो आपका फील्ड फ्लक्स फाई एफ है, इसमें क्या होगा, डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो जाएगा थोड़ा, तो उसी को कहते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग एंड नन ऑफ द अबव। देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड डीसी मशीन में, वो हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।